आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। 1895 में बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड के छोटा नागपुर के जंगलों में घूम के देखा गया। लोग कहते थे उनके पास चमत्कारी शक्तियाँ हैं, वह सारी बीमारियाँ दूर कर सकता था और अनाज की छोटी सी ढेरों को कई गुना बढ़ा देता था। बिरसा ने खुद यह ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और दीकू और बाहरी लोगों की गुलामी से आज़ाद करने के लिए भेजा है। उस समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे। वे उसे भगवान मानते थे। उन्हें यकीन था कि वह उनकी समस्याएं दूर करने आए हैं। बिरसा का जन्म तो मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी संथाल और उराव भी शामिल थे। ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलावों और अंग्रेज शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। उनकी परिचित जीवन प्रति नष्ट होती दिखाई दे रही थी। आजीविका खतरे में वो धर्म छिन्न भिन्न हो रहा था। ज़्यादातर कभी लोग रीति रिवाज और रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाज और रस्मों से बहुत अलग थी। इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद इन्हें थे जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देती है। एक कबीले सारे लोग कुटुंब के बंधे होते थे, लेकिन उसका यह मतलब ये नहीं कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फर्क नहीं था। 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। कुछ झूम खेती करते थे, झूम खेती घुमंतु खेती को कहा जाता है। इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। ये लोग जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से काट देते थे और जमीन पर उसी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे। उसके बाद वे घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को खाली जमीन पर छिड़क देते थे। इस राख में पोटास होती थी, जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। वे कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से जमीन की ऊपरी सतह को कुरच देते थे। वे खेतों को जोतने और बीज रोपने के बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे। जब एक बार फसल तैयार हो जाती तो उसे काटकर वे दूसरी जगह चल करते थे। जहाँ से उन्होंने अभी फसल काटी वह जगह कई साल तक पड़ जाती थी। घुमंतु किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और उत्तर भारत के पर्वतीय और जंगली पहाड़ों में रहती थी। इन आदिवासी समुदायों की जिंदगी जंगलों में बेरोक टोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए जमीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। वे केवल इसी तरह से घुमंतु खेती कर सकते थे। कुछ शाकाहारी और संग्राहक थे। बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करते और वन उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी मानते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाले खोंड समुदाय इसी तरह एक समुदाय था। इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे और जो हाथ लगता उसे आपस में बांट लेते थे। वे जंगलों से मिले फल और जड़ें खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीजों का तेल इस्तेमाल करते थे। इलाज के लिए बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते और जंगलों से इकट्ठा हुई चीज़ों को स्थानीय बाजारों में बेच देते थे। जब भी स्थानीय बुनकर और चमड़ा कारीगरों को कपड़े और चमड़े की रंगाई के लिए
कुसुम और पलाश के फूलों की जरूरत होती थी तो खोंड समुदाय के लोगों से ही आते थे। कई बार तो चीज़ों की अदला बदली से काम चल जाता था। वे अपने कीमती वन उत्पादों बदले जरूरत की चीज़ें ले लेते थे। कई बार उन्हें जरूरी चीज़ खरीदने के लिए उन्हें मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था। उनमें से कई लोग आसपास के गांव में नौकरी भी करते थे, कोई भोज होता तो कोई सड़क किनारे, कोई सड़क निर्माण कार्य में नौकरी करता। कई आदिवासी खेत मजदूर थे। जब वन उत्पाद कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए ज़्यादा भटकना पड़ता था। लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग जैसे मध्य भारत के बैंगा औरों के लिए काम करने से कतराते थे। बैंगा खुद को जंगल की संतान मानते थे, जो केवल जंगल के ऊपर पर ही जिंदा रह सकती थी। मजदूरी करना गाँव के लिए अपमान की बात है। जो चीज़ें आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आसपास को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी। इसकी वजह से भी कभी कभी व्यापारी और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। व्यापारी बेचने की चीज़ें लेकर आते थे और भारी कीमत की चीज़ें बेचते। शुल्क और महाजन भी आदिवासियों को कर्जा भी देते थे, लेकिन उसका ब्याज बहुत ज़्यादा होता था। इस तरह बाजार और वन ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में ढकेल दिया। लिहाजा भी महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतानों और अपनी सारी मुसीबतों को जड़ मानने लगे।